क्वेश्चंस को, क्वेश्चन मत लिखना, नंबर मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू की जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग है, नंबर 1 का है। टॉपिक अपने हिसाब से एक बार देख लेना कि कौन से टॉपिक का था। मेरे हिसाब से टॉपिक 1 का ही है, शायद टॉपिक 1 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, बैठ जाओ जल्दी से, और फिर साथ बैठ गए, इधर बैठना, इधर, हाँ इधर, तुम इधर हो जाओ। अच्छा मुकुल आ गया, फिर तो और इधर हो जाओ। हाँ अब ठीक है, हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ चाहे तुम। ठीक है, कर लें अब, बस अब कर रहे हैं स्टार्ट। पूरे 1.5 घंटे तक पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिखोगे तो समझने में दिक्कत होगी। बेस्ट क्या है कि बुक को फॉलो किया जाए, बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 1 है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हो, अदरवाइज और ज़्यादा मत लिखना। मैं ऐसा करूंगा, इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप सर्च कर लेना। अगर आपके पास कोई डिफरेंट पीवाईक्यू की बुक है उसमें सर्च कर लेना कि ये क्वेश्चन कहाँ पर था। मैं पीडीएफ दे दूंगा अभी क्लास के बाद। समझ आ रही सबको बात? क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, 7-8 से ज़्यादा मैं कर नहीं पाता, फिर 7-8 ही हो पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ 12-15 के आसपास पीवाईक्यू हम कर लें, जिससे आपको आइडिया हो जाए करने कैसे हैं। तो जो अरिहंत सभी बुक्स में नहीं है, अरिहंत वाली बुक्स में डार्क लेटर्स का मतलब है वेक्टर। डार्क लेटर्स का क्या मतलब है? वेक्टर। तो अगर डार्क में कुछ लिखा है तो वो वेक्टर है। वेक्टर उसके ऊपर चाहे तो आप अपने हाथों से लिख सकते हो। तो रीड करेंगे, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर विथ 3 नॉन-जीरो वेक्टर्स सच दैट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर, b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज कोलिनियर विद a वेक्टर, देन इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर 0 है तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है फिर कि आप बताओ कि a वेक्टर जो है और b वेक्टर जो है उनके जो कोफिशिएंट है उसमें वो क्या हैं। तो कोफिशिएंट्स को जानने की कोशिश वो आपसे कर रहा है। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन। तो सब ने बोर्ड पर देखना है, देखो इधर सब बोर्ड पर देखेंगे, मेरी बात को सुनना। आप बताओ सबसे पहली कंडीशन क्या है? a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज कोलिनियर विथ c वेक्टर। इस वर्ड का मतलब ये है कि a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर c वेक्टर के पैरेलल है। तो आप इसको अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी? इक्वल। यही थी पैरेलल की डेफिनेशन। अब आप यहाँ से देखो, अगर आप रियलाइज करो, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो a का कोफिशिएंट 1 है, b का अल्फा कितना है बताओ? 5, और बीटा कितना है? माइनस लैम्डा। अगर आप किसी तरीके से माइनस लैम्डा ढूंढ दे, क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया। तो उस काम को करने के लिए हमें एक और चीज़ दी गई है, क्या है बताओ? सेकेंड चीज़ रीड करो। तो b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर किस चीज़ के साथ कोलिनियर है? ये a वेक्टर के साथ। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर है। तो अगर ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, लैम्डा नहीं यूज़ कर सकते, कोई और कांस्टेंट यूज़ करना होगा। लेट अस टेक म्यू, म्यू यूज़ कर लिया। अब म्यू जैसे देखा जाए तो यार लैम्डा और म्यू वगैरह लिखना सही नहीं होता, एम एंड एन लिख लेते हैं। समझ आ रही बात? नहीं तो फिर वो क्या है, लिखने में ही दिक्कत हो जाती है उन लेटर्स को। एम आपने यहाँ पर लिख दिया और एन टाइम्स ऑफ ए लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप रियलाइज़ करोगे तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले जाएँ, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले जाएँ तो आपके पास, नहीं ऐसा करो, चलो आपको गिवन किस चीज़ की कोलिनियरिटी थी अगर आप बताओ? कौन सी दो चीज़ें कोलिनियर थी? B एंड C, कोलिनियर नहीं सॉरी नॉन कोलिनियर। कौन से दो वेक्टर नॉन कोलिनियर थे? B एंड C। उसकी हमें हेल्प लेनी होगी, तब जाके हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू पता चलेगी। आप मुझे ये बताओ कि ये दो इक्वेशंस ट्रू हैं, इनमें से A वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्यों ना A को एलिमिनेट कर दिया जाए। A को एलिमिनेट करने से एक इक्वेशन आ जाएगी B एंड C में, और उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उस काम को करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया? इसको N से, और N से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया? ऐड। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो बताओ कितना लिखोगे? 5n प्लस 1b वेक्टर लिख सकते हैं क्या ऐसा? और बताओ उसके बाद mn माइनस, तो 6 माइनस mn, और फिर क्या लिखोगे बाहर से? c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या इतना कहना ठीक रहेगा? ठीक है, 0 वेक्टर है ये कांस्टेंट नहीं है, वेक्टर्स का एडिशन एक वेक्टर ही आता है। अब आप क्या कहोगे कि यार दो वेक्टर्स हैं जो कि क्या हैं? दो वेक्टर्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। बट अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप इसको राइट हैंड साइड भेजो तो राइट हैंड साइड भेजने से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर की टर्म्स में आ रहा है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड भेजा आपने इसको, तो ऐसा नहीं हो रहा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल है,
कोफिशिएंट तो कांस्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है, इस बात का मतलब ये होता है कि बेसिकली दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको राइट हैंड साइड भेज दिया आपने, तो राइट हैंड साइड भेजने से बी वेक्टर जो है सी वेक्टर की टर्म्स में आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। तो इसीलिए बिकॉज बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो कोफिशिएंट्स को क्या होना चाहिए बताओ? कोफिशिएंट्स को 0 होना नेसेसरी है। तो 5n + 1 0 आएगा और 6 - mn भी 0 आएगा। तो n की वैल्यू -1/5 है, तो बताओ जरा m की वैल्यू कितनी आएगी? तो 6 और 30 लिख दें क्या? 30, एक बार बताता हूँ, 30 सही है क्या? माइनस आएगा, -30 इज करेक्ट। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? आप जनरली ये लिखते हो कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन ये है। बट कोई बच्चा अगर ऐसा लिख दे म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्या ये लिखना भी सेम बात है? जो पहली वाली कंडीशन है वो पैरेलल या कोलिनियर होने की कंडीशन है, क्या सेकंड वाली कंडीशन भी वही सेम है? तो सेकंड वाली कंडीशन भी वही सेम है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड में भेज दो, अगर आपने इसको डिवाइड में भेजा तो पहली वाली कंडीशन बन जाएगी वो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो ऐसे कभी नहीं दिखाई दे सकते आपको। अगर ऐसे दिख रहे हैं दैट एक्चुअली मीन्स कि कोफिशिएंट क्या है बताओ? 0। तो कोफिशिएंट को आपको 0 रखना होगा। अगर आप कोफिशिएंट को 0 रखेंगे तो उससे m और n की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही वैल्यू आपके पास m और n की आ गई तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। हमें ज़रूरत किस चीज़ की वैल्यू की थी अगर देखा जाए? कंपेयर करने पर m की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है ना। कंपेयर करने पर देखो ये बिल्कुल इससे कंपेयर हो रहा है और राइट हैंड साइड 0 है, तो m जो है वो कितना आ जाएगा? माइनस है, तो 30 लिख दें क्या आंसर? तो 25 अल्फा, अच्छा सम चाहिए उसको ना यार, ठीक है सॉरी। तो कंपेयर अगर आप करोगे इसको, अल्फा विल बी 5, m इज ऑलरेडी -30, तो बीटा कितना आएगा? तो बीटा 30 लिख दें क्या? तो 35 आएगा शायद आंसर, 35 आएगा आंसर। समझ पा रहे हो बात को? लिख दो जल्दी से। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप एक बार रीड करोगे और मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप इसको रीड तब तक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कर लो ऑप्शंस में, तब तक देख लो, इसको लिख लो फटाफट से। कॉपी को दे दे ठीक है सर, एक मिनट लिखो जल्दी जल्दी से, साथ साथ में भी लिखना थोड़ा, एक ही चीज़ दिखेगी यार, ऊपर वाला है नीचे वाला।
ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले स्ट्रेट लाइन, जिन बच्चों के पेपर नहीं थे उनको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया था रिवीजन में, 11th की रिवीजन में, तो वो वाला जो है उस समय मैंने आपको जब उसका नाम था इन सेंटर, जब इन सेंटर बताया था तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर में एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो याद है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबने लिख दिया ऊपर वाला, बोलो जल्दी से क्या ये लिख दिया गया है। ठीक है, बस एक मिनट। हाँ, ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और फर्दर इसको समझने की कोशिश करना। देखो बोर्ड पर, लेट, सुनेंगे सब लोग, लेट ओ बी द ओरिजिन विद पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। तो आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक पॉइंट तो ओ है जो ओरिजिन है, और एक इसका पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, कितना बताओ। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप इसका, बोलो 2 2 1 लिख दें। और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, बी पॉइंट है इसका नाम है बी पॉइंट, इसको आप कहोगे 2 4 4। समझ पा रहे हो। अब उसने ये कह रखा है आपसे कि ओ तो ओरिजिन है, अब उसने ये कहा एंगल AOB का बाइसेक्टर चाहिए। तो देखो ये एंगल AOB है, दिस इज एंगल AOB, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है। तो जब आप इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करोगे ऐसा बनेगा। लेंथ कितनी होगी ये हम नहीं जानते, बट बाइसेक्टर कुछ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जो कि एंगल बाइसेक्टर है। समझ पा रहे हो। तो ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर में होता क्या है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पहले ये देखो, इसको सी पॉइंट नाम दिया, उसको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ चाहिए। देखो मैं इस वेक्टर को जानता हूं, ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर पता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा ये पता चल सकता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी ये पता करना मुश्किल काम है। तो इस काम को करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, वैसे तो एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बट अगर हम पैरेललोग्राम को लेके चलें कि ये जो है ये आपके पास इस तरीके से है, क्या ये वाला जो फिगर बनेगा क्या ये रोम्बस बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये रोम्बस बनता बाई चांस अगर ये रोम्बस होता तो उसका डायगोनल क्या होता बताओ, उसका डायगोनल ही उसका एंगल बाइसेक्टर होता। तो अगर वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो ये डायगोनल है या नहीं है ये आपको पता नहीं है। ये डायगोनल कब होता है, जब वो क्या हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो। अब क्या ये रोम्बस है बताओ, क्यों, इसकी लेंथ कितनी है बताओ, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, इसकी लेंथ बताना दूसरे वाले की, तो 6 है इसकी लेंथ। तो अगर इन दोनों की लेंथ अलग अलग है तो रोम्बस है नहीं, और रोम्बस नहीं है तो दैट मीन्स अगर आप यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालेंगे वो कुछ और बनेगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से जो दोनों वेक्टर्स का एडिशन आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा, ना कि एंगल बाइसेक्टर। समझ पा रहे हो। तो एंगल बाइसेक्टर निकालना तो हमें आता है, बट निकाल के हम करेंगे क्या उसका, क्योंकि हमें तो लेंथ चाहिए। अब इस लेंथ को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये तरीका यूज करते हैं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कौन बताएगा कि यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन बताएगा कि AC/CB किस चीज़ के इक्वल था। तो इसका जो ये वाली साइड होती है यही यहाँ पर कॉपी पेस्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 3:6 3:6 का मतलब कितना है बताओ, 1:2। तो 1:2 लिखते हैं, ये लेंथ नहीं है ये रेशियो है। AC/CB इज 3:6, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जो आपको पहले बताई गई है। ठीक है, मान लो आपको ये पता चल गया। अब आपको तो रेशियो पता है, अगर आपको रेशियो पता है AC/CB का यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो C कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढोगे, सेक्शन फॉर्मूले से। तो करो जरा, लगाओ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 को 2 से, 2 + 2 4 लिख दें, मतलब 2 कितना आ गया 6 लिख दें, 6/3 कितना होता है 2। फाइन, दूसरा वाला
4 प्लस 8 4 प्लस 4 8 8/3 8/3 लिख दें। ठीक है, अगला बताओ 4 प्लस 2 6, तो 2 लिख दें। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और OC डिस्टेंस को चाहिए उसको, तो OC डिस्टेंस बताओ फटाफट से। OC डिस्टेंस चाहिए, सॉरी, तो डिस्टेंस, तो OC डिस्टेंस आएगी 4 अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, और क्या आएगा 64/9 प्लस 4, 9 8 जा 72, 72 प्लस 64 कितना होता है बताओ, 72 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 6 13, 131 क्या 136 डिवाइडेड बाई 3, 136 में से 6 7 8 9, 3 तो नहीं आएगा कॉमन, 2 कॉमन 4 कॉमन आ सकता है, 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो 2 आएगा बाहर, 2/3, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 रूट 31 आएगा कि 4 34 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो लिख दो। तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, देखो ऑब्जेक्टिव वही है, अगर मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया क्वेश्चंस में तो सॉल्व भी नहीं होंगे क्वेश्चंस, फिर फायदा नहीं, आप नहीं कर पाओगे घर में सॉल्व। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज कोई डाउट क्लास नहीं है, डाउट्स के लिए, पर्सनल डाउट्स के लिए मत आना आज, कल का मैं टाइम दे सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आज वो डाउट्स के लिए बताना, पर्सनल डाउट्स के लिए, ठीक है, आज मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, लिख दो। अगर तुम ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखोगे तो उसमें एक लैम्डा आता था बाहर से, जैसे अगर तुम एंगल बाइसेक्टर लिखोगे तो OC वेक्टर नहीं निकलेगा, वो OC की डायरेक्शन में कोई नया वेक्टर है, उस लैम्डा को ढूंढने के लिए रेशियो पता होना चाहिए, वो लैम्डा मिलेगा नहीं फिर तुम्हें कि लैम्डा है क्या वो। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफ़ी बार जेई में यूज़ होती है, उसको याद रखना। ये आप एक बार क्या करना, जहाँ पर इन सेंटर पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, उसकी कॉपी में देखना, वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर एग्जैक्टली लिखा गया है कि होता क्या है। वो तीनों केसेस दिखाए थे कि ये वाला वर्टेक्स लो, चाहे वो वाला वर्टेक्स लो, चाहे ये वाला वर्टेक्स लो। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बस लिखना है आपको, ओनली सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वही सब है जो सिंगेज में हम लोग करते आ रहे थे शुरू से, तो ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। तो सुनना, जब भी वर्ड क्वाड्रिलेटरल यूज हो, जानबूझ के आपको टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बनाना है। जब आप टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो जाके आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कर क्या क्यों रहे हम ऐसा। तो एक क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया, अब इस क्वाड्रिलेटरल में नेमिंग कर लेते हैं ABCD। आप बताओ क्या लिखा हुआ है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। अब मिड पॉइंट आपको इस डायगोनल का बनाना है, तो लेट अस से ये मिड पॉइंट है E, और दूसरा मिड पॉइंट आप बताओ कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर। तो डायगोनल का मिड पॉइंट आपने ले लिया, 2 मिड पॉइंट ले लिया डायगोनल के, ये EF है। अब उसने EF के टर्म्स में कुछ चीज़ें पूछी हैं, अलग अलग डायगोनल हो गए, AC पर E था, AC पर E था, नाम अलग अलग हो गया। तो AC पर E था और उस पर क्या था, F, AC पर E है और F किसके ऊपर है, DB पर। अब उसने क्या लिखा, AB माइनस BC बताओ। तो जब भी क्वेश्चन आए ना ऐसा, आप पोजीशन वेक्टर लेट किया करो चारों कोऑर्डिनेट्स का, चारों कोऑर्डिनेट्स का अगर आप पोजीशन वेक्टर लेट करोगे ऐसा दिखने में होगा, फिर कैसा होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। बताओ ठीक है। अब बताओ मुझे एक एक करके, AB माइनस AC चाहिए उसको, AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है AD वेक्टर माइनस DC वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये राइट हैंड साइड पर क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। AB वेक्टर कितना आएगा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना लिखोगे आप, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, फिर कितना लिखोगे माइनस में BC वेक्टर, देखो BC है तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर लिख दें, ठीक है। अच्छा आप बताओ अगले पर AD पर क्या लिखोगे, AD, तो D वेक्टर माइनस कितना, A वेक्टर, फिर माइनस बताओ कितना लिखें, C वेक्टर माइनस D वेक्टर लिख दें। फाइनल आंसर बताओ, B से B कैंसिल तो नहीं हो रहा, 2B बन रहा है, और C जो है एक ही बार लिखा है, नहीं C भी 2 बार है, तो 2B माइनस 2 टाइम्स ऑफ C, सही लिखा है ये। और क्या है बताओ, A कितनी बार है, A भी 2 बार है, तो माइनस 2A और D भी 2 बार है, तो प्लस 2D आ गया। अब ये आंसर आ रहा है,
अब इसको वो रिलेट करना चाह रहा है ई एफ से। अब ई एफ वेक्टर लिखने के लिए आपको देखो ई एफ वेक्टर लिखना है तो ई कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए ना यार। तो जब तक ई कोऑर्डिनेट नहीं पता आप नहीं लिख सकते। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और बताओ ये कितना आएगा। तो आप लिखोगे a प्लस सी अपॉन कितना 2। दूसरे वाले पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, बताओ कितना लिखोगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखना सही है? क्यों? d है इधर, तो a वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस a वेक्टर। आप सही है, ठीक है। तो d वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 लिखा, इसको लिखा a वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 2। अब ई एफ वेक्टर को लिखते हैं। तो आप बताओ ई एफ चाहिए इसमें, एफ ई चाहिए इसको। एफ ई वेक्टर ये वाला वेक्टर है, तो आप बताओ एफ ई वेक्टर कितना आएगा। तो एफ ई वेक्टर विल बी, तो जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 2 टाइम्स आएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 और a प्लस सी माइनस बी माइनस डी। अब अगर आप इसको देखो, अगर आप एल एच एस, ये तो एल एच एस था, ये वाली चीज़ एल एच एस है भाई आपकी। एल एच एस और आर एच एस देखो क्या सेम है, माइनस साइंस का भी फर्क है मेरे को लग रहा। एल एच एस और आर एच एस में माइनस साइंस का फर्क है और 2 भी चाहिए वहां पर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस में। तो अगर आप माइनस में 4 एफ ई लिख दें, अगर आप माइनस में 4 एफ ई लिखें तो बताओ कितना आएगा। माइनस 2a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 2d वेक्टर। क्या ये लिखना ठीक है? अब देखो क्या ये LHS और RHS मैच कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आप बताओ आंसर कितना होगा k का? -4। तो ये फाइनल आंसर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसको कैलकुलेट करके यहां पर लिख दिया, मैंने FE वेक्टर को कैलकुलेट करके लिख दिया। FE को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब LHS के इक्वल आ रहा है, तो k क्या होना चाहिए फिर? -4 होना चाहिए। तो बस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगेज में वेक्टर्स का सेकंड चैप्टर था, ये क्वेश्चन उस चीज़ का एप्लीकेशन है कि आपने AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर लिखा, AD माइनस DC लिखा, उसकी हेल्प से जो आंसर आया, और FE वेक्टर जो है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो बस -4 से मल्टीप्लाई करके दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, और इसको लिखो जल्दी से और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। लिख दिया सबने? बोलो, कुछ कह रहा है कोई? करते हैं आगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया था, ये वाला क्या? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप देखोगे, अभी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आप जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन किसने किया है? कर रखा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, रिप्रेजेंटेशन वाइज मुश्किल है, अदरवाइज ये उतना मुश्किल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन वाइज मुश्किल है ये, तो ध्यान से सुनना और समझना। अब देखो, सबको बोर्ड पर देखना है, देखेंगे इधर, रीड करता हूं मैं। एक ये देखो यहाँ पर ना सिंबल्स मिसिंग है, बट जो डार्क है वो वेक्टर है। ए वेक्टर ये रहा। अब इसका मैग्नीट्यूड ये है कि AI जो है, AI का मतलब है जैसे A1 A2 A3। तो A1 किससे छोटा है? एक बार रीड करो यहाँ पर। A1 का मैग्नीट्यूड किससे छोटा होगा? 1/10 से। A2 का मैग्नीट्यूड बताओगे किससे छोटा होगा? 1/10 से। और A3 का मैग्नीट्यूड बताओगे किससे छोटा होगा? 1/10 से। अब उसने क्या लिखा, ध्यान से सुनना। देखो देखो, वो मैक्स की बात कर रहा है कि इन तीनों के मैक्स का आंसर मैग्नीट्यूड A वेक्टर से छोटा आएगा। ये मैग्नीट्यूड A वेक्टर है। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, जैसे कि आपके पास कोई A वेक्टर है, हो सकता है इसमें क्या हो सकता है कि इसमें चीज़ें आपस में इक्वल हो। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल्स हैं,
वो उनमें हो सकता है तीनों इक्वल हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तीनों इक्वल नहीं है तो क्या हो रहा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सेकंड नंबर पर होगा, कोई थर्ड नंबर पर होगा। कौन सा वेरिएबल सेकंड है, कौन सा थर्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों वेरिएबल है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैथमेटिक्स में कहते हैं WLOG। इस वर्ड का किसको मतलब पता है? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इस वर्ड का मतलब है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यार देखो, तीन वेरिएबल्स हैं, कोई ना कोई तो बड़ा होगा ना, कोई छोटा होगा, कोई सेकंड नंबर पर होगा, हो सकता है इक्वल भी हो, बट कोई ना कोई तो बड़ा है, कोई सेकंड पर है, कोई थर्ड नंबर पर है। तो इसीलिए मैं मान लेता हूं कि लेटस से A1 सबसे छोटा है, A2 सबसे सेकंड नंबर पर, और A3 क्या है, थर्ड नंबर पर है। हो सकता है तीनों इक्वल हो, बट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जनरलिटी का लॉस नहीं है इसमें, जनरल हमने माना है और उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं। अब आप बताओ, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग LHS का आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग LHS का आंसर बताओ कितना आएगा? बताओ LHS का आंसर ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो जल्दी। मैग्नीट्यूड A1, अच्छा एक मिनट, मैग्नीट्यूड वाइज हमें ये बात करनी पड़ेगी यार, कहीं नेगेटिव हो गया कोई तब नहीं कह सकते ऐसा। मैग्नीट्यूड वाइज हम ये बातें करते हैं। तो लेटस से A1 का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा है, A2 का सेकंड नंबर पर है, A3 का थर्ड नंबर पर है। अब बताओ, अब क्या आंसर लिखोगे आप? तो A3 लिख दें आंसर। तो LHS का आंसर आएगा A3, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कौन है इसमें? मैक्सिमम है A3। ठीक है, क्या हो रहा है इसको? ठीक है, अब करते हैं फर्दर। अब आप आ जाओ RHS पर, ए ऑप्शन के RHS पर। ए ऑप्शन में RHS को अगर आप देखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है। बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो अंडर रूट में आपको लिखना होगा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, और क्या लिखना होगा? A3 स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। अब आप बताओ, अगर बाई चांस मैं ऐसा कर दूं, बाई चांस ऐसा कर दूं कि इसकी जगह A3 लिख दूं, इसकी जगह भी A3 लिख दूं, तो जो आंसर आएगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या छोटा होगा? देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जहां पर मैंने यहाँ भी A3 लिखा, यहाँ भी A3 लिखा, यहाँ भी A3 लिखा, तो ये जो आंसर आएगा इस क्वांटिटी का, वो A3 से बड़ा आएगा या A3 से छोटा आएगा? बड़ा आएगा। तो यहाँ पर ऐसी इनइक्वालिटी लगाना सही रहेगा? अच्छा नहीं, वैसे ना यार, ये ऐसा नहीं करो। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ, क्योंकि 0 लिखना नेसेसरी है इसमें, अगर आप 0 लिख दो तो कौन सी इनइक्वालिटी आएगी? लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, RHS बड़ा है? ना ना, ये वाला LHS नहीं, उसकी बात चल रही है, ये इसकी बात चल रही है, इसकी। LHS बड़ा हुआ ना, इन दोनों क्वांटिटी में कौन बड़ा है? LHS बड़ा है। क्यों है LHS बड़ा? क्योंकि आपने A1 और A2 की जगह 0 रख दिया। स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी बड़ी आई और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी क्या आई? छोटी। अब आप बताओ, राइट हैंड साइड का आंसर कितना आएगा? A3 का स्क्वायर। देखो ये तो A3 का स्क्वायर है, A3 लिखूंगा या मॉड A3 लिखूंगा? मॉड A3 लिखना होगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर कितना आएगा? इधर इसको मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं वापस। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बताओ जरा, क्या ये A3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो A3 से बड़ा आया या छोटा आया? बड़ा आया। तो बताओ सही लिखा है क्या? ये है ना, ये LHS था, LHS का आंसर A3 है। A3 से आपका RHS बड़ा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी ट्रू है। कर सकते हैं ऐसा। सेकंड पर आए, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन पर बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A लेस देन 3 टाइम्स लिखा है इस बार। तो 3 टाइम्स कैसे लाएंगे? तो सुनना, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। क्या इतना लिखना ठीक रहेगा? कर सकते हैं। अब आप सबकी जगह A3 अगर रख रहे हो तो कितना आंसर आएगा? सबकी जगह A3 रखने पर कितना आंसर आएगा? A3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। क्या दोनों चीज़ें के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी लगाई जाए? तो ग्रेटर की लगा ले यहाँ पर, तो ये ग्रेटर आ गया। अब इसका आंसर कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 मॉड A3 लिख दें। अच्छा अब बताओ कि ये जो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और इनइक्वालिटी ये वाली आ चुकी है, उसकी जगह आप क्या लिखोगे? √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड A3 की जगह बताओ क्या लिखोगे? मैक्सिमम ऑफ मैग्नीट्यूड A1, मैग्नीट्यूड A2, मैग्नीट्यूड A3। क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा?
तो सही लिखा है ये। अब फाइनल बताओ कि क्या वो इनइक्वालिटी ट्रू है। क्यों? यहां तो √3 आ रहा है, यहां तो √3 आ रहा है। फिर तो देखो, अगर यहां पर √3 है, अगर यहां पर √3 है और यहां 3 है तो कोई गलती थोड़ी है, ये तो छोटा नंबर है। अगर कोई बच्चा इस छोटे नंबर की जगह 3 रिप्लेस कर दे तो क्या आंसर सही आएगा, है ना, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। तो मैं अगले स्टेप में क्या कर देता हूं, अगले स्टेप में यहां पर 3 लिख देता हूं, तो कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी बड़ी होगी छोटी तो होगी नहीं। तो क्या ऐसा लिखना ठीक है? नहीं, प्लस है कि कॉमा? यहाँ बीच में कॉमा है, तो हो गया प्रूफ। तो क्या लगता है आपको, दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू हैं? दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? बी पार्ट। तो लिख दो, ठीक है, बस 1 मिनट इधर ही सही है रखना इसको। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी है उसका मतलब। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब है कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई तो छोटा होगा, तो जिसको भी आप मान लो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यही वाला आप लोगे तब जाके प्रूफ होगा। ठीक है, लिख दो। कोई डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो। अच्छा, उसका यूज हुआ कि 1/10 से छोटा होना चाहिए नंबर। तो देखो वहाँ पर लिखा था A1 A2 A3 1/10 से छोटे होने चाहिए, कोई यूज़ नहीं हुआ उसका, वो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। आप देख लो, बोलो कहीं यूज़ किया मैंने उसका? 1/10 वर्ड का कहाँ यूज़ किया? 1/10 का कहीं यूज़ किया है? हैं? कहीं यूज़ नहीं किया 1/10 का। वो तो ऑलवेज ट्रू है, दैट मीन्स, ठीक है, वो ऑलवेज ट्रू है। आगे बढ़ रहे हैं अब। बोलो। कम, अच्छा कम करना है तो यार बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे, बस अब बोलो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैम रिमोट ले आना, इस वाले एसी का रिमोट ले आना एक बार। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सुनना सब लोग। क्या लिखा हुआ है देखेंगे सब लोग बोर्ड पर। ये मेरे हिसाब से सीक्वेंसिंग में ही है, टॉपिक 1 के ही टॉपिक्स हैं ये क्वेश्चन से, सॉरी। अब सुनना, देखो इधर, P and Q are respectively the circumcenter and orthocenter of the triangle ABC। PA चाहिए, PB चाहिए, PC चाहिए। तो आप देखो, आप क्या करो, ध्यान से सुनना सब लोग। एक सर्कल बना लिया करो। ऐसी सिचुएशन में एक सर्कल पहले बनाना चाहिए। सर्कल बना के उसके अंदर आप एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर दिया करो। इस तरीके से कर सकते हैं ऐसा। तो एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर हमने एक ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दिया। बोलो नहीं, अब बिल्कुल बोर्ड पर आपने देखना है, ठीक है। ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है, तो जानबूझ के ऐसा ट्राइंगल इंस्क्राइब करो जो राइट एंगल ना लगे आपको। तो इस तरीके का हमने एक ट्राइंगल वहाँ पर इंस्क्राइब कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर P तो सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, P है ना सर्कम सेंटर। तो P आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, जानबूझ के ऐसा बनाया। P क्या होता है? सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो P बाहर बन रहा है इस बार। और Q क्या है? Q बताओ आपके पास है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। ये भी आउटसाइड जा सकता है, बट मान लेते हैं क्योंकि ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल है, तो लेट अस से यहाँ पर Q है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब इसके आगे फर्दर बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, PA PB प्लस PC चाहिए इसको। तो P का A के साथ जो डिस्टेंस है, P का B के साथ जो डिस्टेंस है, P का C के साथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं लिखा है एक्चुअली, डार्क कलर में है। डार्क कलर का मतलब क्या है? ये वेक्टर है, तो इसने ये वेक्टर लिखे हुए हैं, तो इन तीनों का एडिशन किस वेक्टर के इक्वल आएगा? तो अब ऐसी सिचुएशन में पोजीशन वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक एक करके नाम दो इन पोजीशन वेक्टर को कुछ। इसको A वेक्टर लिखा,
इसको बी वेक्टर लिख दिया और इसको सी वेक्टर लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर मैं इसको ये 3 वेक्टर लिख रहा हूं तो पी ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ये निकाले जा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली निकालने के लिए इसमें फॉर्मूले थे कुछ सिंगेज में लिखे हुए, बट वो फॉर्मूले यार लिखाऊंगा मैं आपको ना, अभी अगली क्लास में लिखा दूंगा, कल वाली में। अभी ऐसा करते हैं, सरकम सेंटर की हेल्प लेने के लिए, नहीं किसकी हेल्प लेते हैं? ONGC कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। ONGC का कॉन्सेप्ट आप बताओ क्या था? ONGC का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक ऑर्थो सेंटर है दैट इज Q और एक सरकम सेंटर है तो इन दोनों को G कितने रेशियो में डिवाइड करता है? तो 2, नहीं ONGC होता है तो N बीच में आ रहा है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं देखो, मैं Q का कोऑर्डिनेट तो जानता नहीं हूँ, मैं G का बड़ी आसानी से जान सकता हूँ। G कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ? G तो सरकम सेंटर है तो ये कितना होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने लिख दिया G वेक्टर। तो G का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, G कोऑर्डिनेट ये है। अब इसकी हेल्प से P और Q दोनों तो नहीं लिखे जा सकते शायद, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, देखो जब हम ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर ओरिजिन सेट करना होता है। हमने जो ये सारा काम किया है किसके रिस्पेक्ट में किया? ओरिजिन कौन है जिनके ये पोजीशन वेक्टर हैं, ये गिवन नहीं है अभी भी। तो वो हमारी चॉइस है कि हम ओरिजिन कहाँ पर रखते हैं। ऐसी जगह पर ओरिजिन रखो जहाँ से सबसे आसान हो सारे काम। तो अगर आप रखते हो तो ऐसी जनरल सिचुएशन में ओरिजिन कहाँ रख लिया करो? सरकम सेंटर पर ओरिजिन रख लिया करो। तो अगर आप सरकम सेंटर पर ओरिजिन रख लेते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे बताओ? देखो ओरिजिन कहीं भी रख सकते हैं। आपने जब स्टार्टिंग किया इस काम का, बड़े वाले हैं, 2 टन वाला है। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 0। तो ध्यान से सुनना, P को 0 0 0 मान लिया। अब फाइनली आप मुझे बताओ फर्दर क्या कहोगे? अगर ये 0 0 0 है तो Q वेक्टर को लिखा जा सकता है। Q वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वेक्टर, लेट अस राइट इन स्मॉल लेटर। तो Q वेक्टर हम निकाल लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर। तो बताओ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला Q वेक्टर, नहीं G वेक्टर निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले से। तो आप बताओ G वेक्टर आएगा कितना? स्मॉल लेटर में G लिख लेते हैं। तो बताओ G वेक्टर कितना लिखोगे आप लोग? 2 × 0 और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बताओ? 1 को Q वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका Q वेक्टर लिख दिया। बोलो नहीं, अब बोलो नहीं, बोल रहे हो तो डिस्टर्ब हो रही है क्लास, बोलो नहीं। ये आपने क्या करना होता है? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो बताओ कितना आंसर आएगा? तो इधर से आंसर आएगा इसका 2 × 0 1 × Q वेक्टर। तो Q वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं क्या? तो Q वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने आगे बताओ? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्या ये लिखना ठीक रहेगा? तो Q वेक्टर पता चल गया आपको। तो Q वेक्टर क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जैसे ही आपको Q वेक्टर पता चल गया सेक्शन फॉर्मूला लगाते ही, तो Q वेक्टर पता चलने से अब आप फर्दर बातें कर सकते हो। तो सुनना, जो P, तो फिर तो इक्वली आ जाएगा ये, हाँ। तो सुनना, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर पूछ रहा है। आप बताओ आपके लिए PA वेक्टर क्या होगा? ये तो ओरिजिन है, तो PA वेक्टर आपके लिए क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट, A पॉइंट क्या है वो? A वेक्टर। और PB वेक्टर कितना होगा? P इज ओरिजिन, तो PB वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट। तो कितना लिखोगे? B वेक्टर C वेक्टर। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ गया? ये तो Q वेक्टर के इक्वल आ गया। Q वेक्टर कौन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पॉइंट। तो Q पॉइंट का पोजीशन कितना लिखोगे आप? OQ वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन आए? नहीं O नहीं, PQ वेक्टर। तो क्या कहोगे, कौन सा ऑप्शन आएगा? A ऑप्शन, ठीक है। ऐसे तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन ने ये कहा कि किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर आपके पास है P, ऑर्थो सेंटर है Q। अब आप बताओ कि PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर कितना होगा। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O मानते हैं, A मानते हैं, बट पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन बताना होता है। तो ओरिजिन हमारी चॉइस हम कहाँ पर रखें? तो मैंने कार्टेशियन प्लेन अपना उठाया, P पॉइंट पर प्लेस किया। अब मैं सारा काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको P पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसको PA वेक्टर को A वेक्टर माना, इसको B वेक्टर माना, C वेक्टर माना, ऐसे करके।
उसके बाद आपको क्यू वेक्टर का कोऑर्डिनेट चाहिए था जो पता नहीं था। सेंट्रॉइड का पता करना बड़ा आसान है, और पी को तो आपने ओरिजिन मान ही लिया है। तो यूजिंग ONGC कॉन्सेप्ट क्यू वेक्टर को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। और जैसे ही आपने वो लिखा, अब उसको लिखने के बाद आपको ये पता चला कि ये वाली क्वांटिटी इसी वेक्टर के इक्वल है, पी क्यू वेक्टर के इक्वल है। इसमें किसी को कुछ समझना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो कर लो जल्दी से। बोलो नहीं अभी, रोहित सीधे हो जाओ, बोलो नहीं। ठीक है, तो लिख दिया, लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 1:19 हो गया टाइम, जल्दी करो। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहा है कोई? किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो, बोलो कुछ है तो। पूछना है पूछ लो, डायरेक्ट पूछ लो, ऐसे सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट पूछोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार रीड करते हैं पहले। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट्स विद दीज पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर। ये वेक्टर्स नहीं है, ये क्या है? पॉइंट्स हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। तो ध्यान से सुनना और समझना इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोगों ने। अब बोर्ड पर देखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी को समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे, मुझे बताओ आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? 3। कंटिन्यूस कोई बोल रहा है, बोलो नहीं यार, बीच बीच में बोल रहे हो, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, आपको समझ तो वैसे भी नहीं आ रहा। फिर ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट मेरे पास है, A, B एंड C, तीनों कोलिनियर है, ये उसने खुद ही कह दिया। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन अल्फा और बीटा बताओ क्या होगा। तो ये पॉइंट कितना है? देखो इसको नाम देते हैं A, B एंड C। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? देखो यहाँ कहीं ओरिजिन रहा होगा, ओरिजिन पता नहीं कहाँ पर है, हमने ऐसे ही बना दिया रैंडमली। और ये हमने मान लिया कि अल्फा आई कैप है, 10 जे कैप है और 13 के कैप है। B पॉइंट उसने दिया है 6 आई कैप, 11 जे कैप एंड 11 के कैप। क्या ये सही लिखा है? अब उसके बाद आप बताओ नेक्स्ट उसमें C पॉइंट कितना लिखा है? 9/2 आई कैप, फिर कितना लिखा है बताओ? बी जे कैप, फिर कितना लिखा है? -8 के कैप। अब ये कोलिनियर है। देखो कोलिनियर का मतलब है पॉइंट की कोलिनियरिटी का कोई टेस्ट नहीं हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर ए बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर लेटेस्ट से बी सी आपने मान लिया। ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को आप क्या कहोगे? कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स में कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो आपको पहले क्या निकालना चाहिए? ए बी वेक्टर निकालना चाहिए। ए बी वेक्टर बताओ कितना आएगा? तो 6 माइनस एल्फा लिख दें, तो 6 माइनस एल्फा आई कैप, फिर 1 जे कैप और -2 के कैप। अब आप बी सी वेक्टर बताओ कितना होगा? 9/2 -6 तो 12 आएगा ना। -3/2 आई कैप लिख दें और बीटा -11 लिखना पड़ेगा। बीटा -11 जे कैप लिख दें और -8 -11 तो माइनस कितना आ जाएगा बताओ? 19 के कैप। अब आप क्या कहोगे? ध्यान से सुनना, आप ये कहोगे रेशियो शुड बी सेम। अगर रेशियो आप ये चाहते हो कि सेम आ जाए तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पर ऐसा आएगा, बीटा -11 इज इक्वल टू -2 अपॉन -19। सही लिखा है। इसको इससे कंपेयर करो और बताओ अल्फा कितना आएगा। करना जरा सब लोग, इसको इससे कंपेयर करो और बीटा बताओ। फाइनल आंसर जल्दी से। तो हमने क्या किया, तरीका बिल्कुल सेम है। ए बी वेक्टर ढूंढा, बी सी वेक्टर ढूंढा, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो शुड बी सेम, बिकॉज हम चाहते हैं कि कोफिशिएंट का रेशियो सेम आए, इस वजह से ऐसा करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अल्फा कितना आ रहा है? 113/9।
19 आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना वो लिखा 113 और अपॉन 19 आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 19 अल्फा लिखा है, तो मतलब 19 आ रहा होगा। और बीटा 111 अपॉन 19 नहीं आएगा यार, 6 वगैरह कुछ आना चाहिए था। ये तो 6 आए, 3 आए। 107 बाय बीटा की वैल्यू, बीटा चाह रहा हूँ मैं, अल्फा ये गलत है, 117 आ रहा है। नाइनटीन सिक्स कितना होता है, तो 107 आया ना फिर तो। कैसे 19 सिक्स कितना होता है, 104 ना, तो +3 तो करेंगे। अच्छा 114 होता है, ठीक है। 117 लिख दें। और बीटा 21/2, 41 बाई कितना लिखूं, ठीक है। अब आप फाइनल आंसर बताओ, करें फाइनल आंसर। तो 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का होल स्क्वायर, 117 माइनस कितना 41, तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 और का होल स्क्वायर, तो 16 लिख दे क्या आंसर, नहीं 16 नहीं, 6 36 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करते हैं, कोलिनियरिटी वाले पे क्वेश्चंस हो गए 5-6, कोलिनियरिटी थी सारे उसमें ना। तो देखता हूं आगे कौन सा क्वेश्चन अगला। तो लिख दिया सबने, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सबने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है, ऑल राइट। ये कर सकते हैं रोटेशन, ये थोड़ा सा हाँ अलग है, ये इसको कर सकते हैं। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबने बोर्ड पर देखना है। अब देखो, बोलो नहीं, बिल्कुल बोर्ड पर देखना। आप देखो इधर, इफ अ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट 3p and 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। देखो, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये है कि आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर हो। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई प्लेन को कहा जाता है। तो आप ए वेक्टर के कंपोनेंट आपको दिए हैं, इसका मतलब है ये एक्स कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। तो आप बताओ ए वेक्टर कितना लिखोगे फिर आप लोग, 3p_i प्लस j लिख सकते हैं। अब बी वेक्टर पर आओ, नहीं बी नहीं है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद सुनना क्या कहा उसने, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू सर्टेन एंगल। इस सिस्टम को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट किया गया अबाउट ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ए हैज़ कंपोनेंट। तो ये जो नया सिस्टम था, इस नए सिस्टम में ए वेक्टर के जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये और ये। तो अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि P कितना है। देखो, लेट अस से रोटेटेड वेक्टर इतना है। जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन को रोटेट किया, तो रोटेट करने से क्या लेंथ चेंज हो सकती है। जैसे कार्टेशियन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं ना, सिर्फ लेंथ तो सेम ही रहेगी। जैसे कोई वेक्टर, जैसे आपने क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। बोलो नहीं, कोई बोल रहा है, सुन लो इधर, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में एक वेक्टर ये रहा,
अब इसने कहा नहीं कि ये पोजीशन वेक्टर है, इसीलिए ओरिजिन से नहीं कर सकते आप कनेक्ट। एक वेक्टर है, आपने अपने कार्टेशियन प्लेन को चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज हो जाएंगे। अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई आपका वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ तो चेंज होगी नहीं। अगर आप कार्टेशियन प्लेन को हल्का सा किसी एंगल पर रोटेट कर देते हो तो लेंथ तो सेम रहने वाली है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर जो नया वेक्टर होगा ए डैश वेक्टर, उसके अकॉर्डिंग वो कितना है बताओ, p+1 i कैप √10 j कैप। आप क्या जानते हो कि आफ्टर द रोटेशन लेंथ रिमेन्स सेम, बिकॉज लेंथ सेम रहती है। एंगल नहीं दिया ना उसने, अगर वो एंगल देता तो हम काफ़ी कुछ पता कर सकते थे, लेकिन अगर एंगल ही नहीं पता तो वो एक्चुअली लेंथ का ही कॉन्सेप्ट लगा रहा है कि आफ्टर रोटेशन लेंथ रिमेन सेम। तो अब आप बताओ फाइनल आंसर कितना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ठीक है। अब बताओ 3p का होल स्क्वायर प्लस 1, p+1 का होल स्क्वायर √10 का होल स्क्वायर 10। तो इन दोनों को इक्वेट करो और p का फाइनल आंसर, p का फाइनल आंसर करो। -1 आ रही है, देखना बाकी बच्चे, -1 आ रही है, डी करते हैं फिर करेक्ट। कितने लोगों का -1 आ रहा है, हाथ उठाओ। 1 2 3 4, ठीक है, फिर करेक्ट होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को कहा कि यार रोटेट करने के बाद वेक्टर वही सेम रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता उसका, वैल्यूज भले ही चेंज हो जाए क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट चेंज होंगे, तो उस चक्कर से क्या है वेक्टर का आंसर कुछ और आएगा, लेकिन लेंथ तो सेम ही रहने वाली है। बिकॉज लेंथ सेम रहने वाली है तो वहाँ से p हमने निकाल दिया और p की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कोलिनियर पैरेलल वाले कर लेना आप खुद से, डॉट प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। अब ये यार एक्चुअली ना ये मुझे नहीं लग रहा कि ये उसमें मिलेगा आपको ना, क्योंकि ये दूसरी बुक से लिया गया था। क्वेश्चन को समझते हैं और डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन शो करूंगा, अदरवाइज पे टाइम बच नहीं रहा है। 31 तो अभी हो गए, ऐसे ही समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सब ने बोर्ड पर देखना है, देखेंगे इधर, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये कहा गया ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, अल्फा की ऐसी वैल्यूज आप लोग बताओ फॉर विच दिस वेक्टर, बोलना नहीं है मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा की ऐसी वैल्यूज बताओ फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर ऑल टी। इस बात का मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि टी जो मर्जी लेना है आप ले लो, हर एक टी के लिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, बोलो जरा। हर एक टी के लिए दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होगा, दैट मींस नेगेटिव होगा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे मेरी बात को सुनना, वो कैलकुलेट मत करने लगना मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और आप कहोगे कि बिकॉज एंगल इज ऑब्ट्यूज तो लेस देन 0 होना चाहिए। आप डिनोमिनेटर वाली चीज को कैलकुलेट करोगे क्या, वो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाली चीज पॉजिटिव है, इसीलिए आप उसको राइट हैंड साइड भेज सकते हो, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप क्या कह दोगे, लेस देन 0 ऐसे कहोगे, तो इसके लिए सॉल्व करोगे। अब वो ये कह रहा है अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ सच दैट टी जो मर्जी लेना ले लो, आपका आंसर ए डॉट बी का हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब इस काम को कैसे यहाँ पर किया गया मैं डायरेक्ट आपको शो करूंगा। अब आगे वाले क्वेश्चन चाहे मत लिखो आप, ये वाले मत लिखना, क्योंकि मैं डायरेक्ट शो करूंगा, इसमें लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो सुनना,
मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मैंने ये कहा कि ए डॉट बी क्या आना चाहिए, बताओ, लेस देन जीरो। ये बात समझ आ गई। ए डॉट बी जब हम कर रहे हैं तो वो ये इक्वेशन बन रही है। अब आप बताओ ये इक्वेशन कैसी है, तो बताना जरा ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हर एक टी के लिए नेगेटिव आना चाहिए। टी कुछ भी हो कि नेगेटिव आए। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कब आती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, आपको नेगेटिव आंसर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए क्या निकाला बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, देखो अब फाइनल कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या निकाला गया बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। आप निकालना, यही डिस्क्रिमिनेंट आएगा। तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो चाहते हो, तो लेस देन जीरो के लिए आपने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स बने, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। इसको फैक्टराइज करोगे ऐसी तो बनेगा। वेवी कर्व के अकॉर्डिंग अल्फा किस रेंज में होना चाहिए सच दैट नेगेटिव आंसर आए, बोलो। -4/3 से लेकर कहाँ तक, जीरो तक। क्या ये अल्फा जो आप कह रहे हो ये ऑलरेडी नेगेटिव है? देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो पर ऑलवेज पॉजिटिव भी तो आ सकता था ना आंसर। कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन जीरो होना चाहिए। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन जीरो है, जो आपने अल्फा की रेंज बताई है, ऑलरेडी नेगेटिव है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि -4/3 टू जीरो, और जीरो पर क्या क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते शायद। जीरो अगर रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री भी आ सकता है। 90 को ऑब्ट्यूज तो कहते नहीं है, एरर है इसमें शायद, फिर ओपन इंटरवल आएगा। अच्छा नहीं, अगर अल्फा जीरो ले रहे हैं तो फिर तब भी नेगेटिव आ रहा है शायद, ठीक है। आंसर ये आया। अब मुझे ये बताओ, अगर अल्फा जीरो लेते हैं तो क्या होगा, अल्फा जीरो से आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या नेगेटिव, आपका ए डॉट बी क्या नेगेटिव आ रहा है, ए डॉट बी इज नेगेटिव इफ यू चूज अल्फा एज जीरो। अगर आपने अल्फा को जीरो ले लिया तो ए डॉट बी नेगेटिव है, इसीलिए वो भी अलाउड है। समझ आ रही बात? तो हमने फाइनल कंक्लूजन क्या था, एक वेक्टर ए दिया हुआ था, एक दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ था, दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए ऑलवेज। अब ऑलवेज वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टी। वो कह रहा है टी जो मर्जी लेना है ले लो, हमेशा ऑब्ट्यूज आना चाहिए। तो आपने कहा ए डॉट बी इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए। ए डॉट बी अगर नेगेटिव होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने वेरिएबल में हमेशा नेगेटिव होती है अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो किया, उससे सॉल्यूशन आया ये। अब इस सॉल्यूशन में -4/3 एंड जीरो आर नॉट इंक्लूडेड, बट अगर आप जीरो ले लेंगे अल्फा को तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जीरो पर ये नेगेटिव आ रहा है। तो आ गया समझ में, कर सकते हैं ऐसा। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनना आप सब लोग, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो रीड करो, देखो इधर लिखना नहीं है, ये क्वेश्चंस मत लिखना। तो देखो इधर सब लोगों ने बोर्ड पर देखना है। एक वेक्टर मेरे पास दे दिया, एक दूसरा वेक्टर मेरे पास दे दिया, एक तीसरा वेक्टर और दे दिया। तो कह रहा है कि आर वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी प्लस सी। देखो किसी वेक्टर के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो पहले आप बी प्लस सी कैलकुलेट करो। बी प्लस सी कैलकुलेट करोगे, उसमें कौन सा वेरिएबल आएगा, मतलब जैसे बी प्लस सी करोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो लैम्डा की टर्म्स में आएगा कुछ आंसर। फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आर वेक्टर निकल आएगा। अब उसने ये कहा है कि आर डॉट ए इज 3, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। तो तरीका क्या होगा बताओ, एक बार स्टेप्स बनाते हैं। क्या करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले बी प्लस सी निकाल दिया, बी प्लस सी निकल गया, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना तो आर वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट करना, उससे आंसर कितना आना चाहिए 3। उसमें एक वेरिएबल छिपा हुआ है, कौन सा, बस लैम्डा। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस सॉल्यूशन की क्या है। तो देखो सॉल्यूशन की क्या प्रोसेस है, तो देखेंगे बी प्लस सी किया, आर वेक्टर निकालने के लिए क्या कर दिया, उसी का उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आर वेक्टर आ जाएगा ये। अब इसका डॉट किसके साथ करना है कि ए वेक्टर के साथ। तो जब उस आर वेक्टर का डॉट आप ए वेक्टर के साथ करोगे तो ऐसा आंसर आएगा, इज इक्वल टू 3 है। बोथ साइड स्क्वायरिंग वगैरह करना, स्क्वायरिंग करके आंसर कितना आ जाएगा बताओ 25/3। समझ पा रहे हो, ये एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है ना। अगर एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, कर सकते हैं ऐसा।
ठीक है, लिखना नहीं इनको, ये मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करो PYQ की तो आपके पास वो आइडियाज़ हों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये 2024 का क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो शायद ऑप्शन की नीड क्या पता ना भी हो, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑप्शन की नीड क्या पता ना भी हो, तो पहले रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, करें रीड क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा है, अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स 60 डिग्री, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो देखो जैसे जैसे ये यूनिट वेक्टर है, तो मेरी बातों को सुनना ध्यान से। नहीं आ लिखा है, ए वेक्टर नहीं लिखा, लेट नहीं लेट ए वेक्टर, ये ए लिखा होगा क्या, लेट अ यूनिट वेक्टर, लेट ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका कोई मतलब नहीं, लेट अ यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है, मतलब ये ए वेक्टर नहीं लिखा हुआ। कोई यूनिट वेक्टर है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेट अस से वो ए वेक्टर ही है। अगर ए वेक्टर इस वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड एंगल 45 डिग्री विद दिस एंड एंगल 45 डिग्री विद दिस, बी सी वेक्टर, अच्छा उसने लिख दिया उसके आगे कि बी सी वेक्टर, तो कौन सा वेक्टर है वो, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर तुम्हारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो इसके साथ इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। आप सी वेक्टर को इनिशियली क्या लेट कर सकते हो बताओ। तो आप लिखोगे अपने मन में, जैसे ऐसे लिख सकते हो आप एक बारी को, एक्स आई वाई जे जेड के लिख सकते हैं। अच्छा आप बताओ, जब आप इस सी वेक्टर का इसके साथ डॉट करोगे तो आंसर में क्या क्या आएगा। जैसे अगर आप डॉट करते हो तो इसके इक्वल टू में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा लेकिन यूनिट है, ये फायदा है इस क्वेश्चन में, है ना। क्या है बताओ ये वेक्टर, यूनिट। तो अब आप बताओ, जब आप सी डॉट ए करोगे तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा सी डॉट ए का, तो 2x 2y माइनस जेड ये आएगा। और ये किस चीज़ के इक्वल होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय किसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे मेरी बात को, तो ध्यान से सुनना, आप जरा देखेंगे। चलो मान लो इससे क्या लगता है आपको कि क्या आएगा, इससे एक कंडीशन आ जाएगी एक्स वाई जेड में, निकाल सकते हैं कंडीशन, ओनली वन इक्वेशन आएगी। सेकंड पर आ जाओ, फिर जब इसके साथ आप ये काम करोगे तो उससे क्या आएगी, एक दूसरी इक्वेशन। अब वो सी वेक्टर प्लस ये चाह रहा है, तो कैसे हम उस काम को अचीव करेंगे वो फिर हम देखते हैं। तो अब फाइनल देख लो फटाफट से, मुझे ये बताओ सबसे पहले सी वेक्टर को क्या लेट किया, देखो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, कर सकते हैं ऐसा। मैग्नीट्यूड सी का 1 है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। पी डॉट सी, पी वेक्टर, इसको पी वेक्टर मान लिया, ठीक है, इस वाले वेक्टर को क्या मान लिया, पी, यहीं पर लिख देते हैं, ये पी वेक्टर है। पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड पी मैग्नीट्यूड सी कॉस 60। तो इधर से आंसर ऐसा लिखना सही रहेगा, 3c का मैग्नीट्यूड 1 था और उसका कॉस 60 का आंसर 1/2 होता है। पी डॉट सी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, पी वेक्टर और सी वेक्टर का, इतना ही आएगा क्या। तो पहली कंडीशन आ गई। सेकंड नंबर इक्वेशन, हालांकि मैंने इसको लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है, सेकंड कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन निकालनी है, सी डॉट क्यू कितना होना चाहिए, सी डॉट क्यू आपके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड क्यू कॉस 45, लिख सकते हैं ऐसा। अब उससे आपके पास फाइनल कंडीशन ये आ रही है कि a माइनस सी कितना होगा, 1। तो 3 वेरिएबल हैं और कितनी इक्वेशंस आ गई आपके पास, 3 इक्वेशंस आ गई। तो मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट कंप्लीटली सॉल्व शायद हो जाएगा। जैसे हम c की वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर दें, a और b में इक्वेशन आ जाएगी और a + 1/2 और c cos 45। चलो अब वही करा हुआ है यार, करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इन तीनों को। अब देखो फर्दर हमने क्या किया, यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, a-1, तो b की वैल्यू शायद यहाँ से निकालिए फिर, और a-1 लिख। चलो ये सब तो यार मैथ्स है ना, ये तो आती है तुम्हें। इसको और इसको, इन तीनों को सॉल्व किया, एक वेरिएबल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया, दूसरे को तीसरे में, सिंगल वेरिएबल की एक इक्वेशन बना दी और ये वो इक्वेशन आ गई। कर सकते हैं ऐसा। इसको बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया तो इतना मुश्किल आंसर आया। अब a की एग्जैक्ट वैल्यू फाइनली ये आ रही है, शायद ये आ गया फाइनल कंक्लूजन। तो a ये आ गया। अब a पता चल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा, b। देखो a अगर पता चल गया तो c पता चल गया, c और a पता है तो क्या पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया।
तो ए सी बी तीनों पता चल गया, तो तीनों वेक्टर्स पता चल गए, फिर कंपेयर करके क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, छोड़ रहे हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन ये वाला करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं नहीं कराऊंगा आइडियाज, अब आप लोग सोचोगे, क्वेश्चन रीड करो और बताओ आंसर क्या होगा ये नहीं बताना, आइडिया क्या होगा ये बताना आपने। एंगल QPR चाहिए, तो अच्छा है ना, तो क्या निकालेंगे, QP वेक्टर और कौन सा वेक्टर, QR निकाल देना है ना। QP वेक्टर निकालना, QR वेक्टर निकालना। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम जैसे मान लो आपने ये वाला डायग्राम बनाया, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपने QPR एंगल चाहिए, ये वेक्टर निकाला, वो वेक्टर निकाला, और कौन सा फॉर्मूला लगाया, डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट किया इन दोनों वेक्टर का, और तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अब तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा तो है ना कि समझ आ रहा है, तो जल्दी जल्दी हो रहा सब। तो ये इसलिए समझा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लो जो लास्ट ईयर कराए थे। तो एंगल आ जाएगा यहाँ से एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला मैं कराऊंगा क्योंकि ये गलत भी था और शायद ये बड़ा था काफ़ी क्वेश्चन ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और गलतियाँ भी है शायद इसमें। तो इसको एक बार हम करने की कोशिश करते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का है ये क्वेश्चन। रीड करते हैं, ये सारा सॉल्व करेंगे अभी के अभी, आप लोग करना, मैं बताते चलूँगा, इंस्ट्रक्शन दे चलूँगा। तो अब सबने बोर्ड पर देखना है, देखो इधर, ठीक है। तो देखेंगे सब लोग, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। बोलो नहीं, अब हो गया, डिस्कस नहीं किया करो जब मैं समझा रहा हूं, अब हो गया। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। अब क्वेश्चन का कहना यह है कि प्रोजेक्शन बताओ ए का ऑन बी, तो क्या है फॉर्मूला, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। तो निकालो, फिर निकालो जल्दी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या यही सेम आ रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे सिर्फ इसी बात से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी करो और फाइनल आंसर बताओ कि क्या सच में यही आंसर है। 19 नहीं आएगा, 17 की टर्म्स में आएगा। अच्छा 19 आ रहा है क्या तुम लोग, हाँ इसीलिए मैं कह रहा था गलत है, -13 अपॉन, ठीक है। तो लेटेस्ट से इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। -13 आ रहा है न्यूमरेटर में, कितने लोगों का -13 आ रहा है, ठीक है, काफी बच्चों का आ गया है ना। भाई ये फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी, वो फॉर्मूला लगाया और आप कह रहे हो -13 आ रहा आंसर। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को हमें क्या नहीं करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इन दोनों में से देखेंगे, तो क्या कह रहा है, आगे रीड करो। एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर लिखा हुआ है साफ साफ, इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो किसको पता है कि प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे लिखते हैं, कितना, नहीं, मतलब कैसे समझाया गया था आपको ये चीज, फॉर्मूला था इसका एग्जैक्ट, किसको याद है फॉर्मूला आप में से। देखो दो चीजें समझाई थी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ये दो कंपोनेंट, दो केसेस थे। ये वाली चीज की बात कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर वाला नहीं, ये वाला। किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट का मीनिंग क्या था, ये वाला वेक्टर था ना, इसका मतलब OM वेक्टर। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट था उसमें क्या आता है, OM वेक्टर आता है। तो अब आप बताओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलो ये तो इसका फॉर्मूला था जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी करंट क्वेश्चन के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनाओगे। तो करंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, करंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताना है। तो बताओ मुझे जरा, जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा
तो प्रोजेक्शन वेक्टर बताओगे आप लोग, तो बोलो कितना लिखें? ए का प्रोजेक्शन बी पर देख रहे हैं तो कितना आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कौन? बी वेक्टर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं। समझ पा रहे हो? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखते हैं उसको लिखते हैं। इसके हिसाब से एग्जैक्ट आंसर बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है। निकालो इसको, प्रोजेक्शन वेक्टर को निकालो और बताओ कितना आएगा। करो इसको। किसके पास आंसर है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चेक करते हैं अब। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आ रहा है, शायद ये आ रहा है क्या फाइनल आंसर? √35 है उसमें, बाई 35 होगा शायद, है ना? 35 आएगा ही नहीं, √35 हटा दूँ। अब बताओ, अभी ठीक है, यही है। अब ये बताओ कि इसका, और देखो दोनों में माइनस साइन का फ़र्क है। ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम ही है, ये माइनस टाइम्स का फ़र्क है। अगर माइनस टाइम्स का फ़र्क है तो आपको क्या लगता है कि अपोजिट होगी? तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? ए ऑप्शन। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। बस अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो यहीं पर कर लेते हैं। इसको देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। जल्दी से अटेम्प्ट करो और बताओ क्या आंसर आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। सॉल्विंग स्टार्ट करो। मानव सीधे हो जाओ, सीधे सॉल्विंग स्टार्ट करोगे जल्दी से। किसका आंसर पहले आता है देखते हैं। तो टाइम हो रहा है 152, 156 टाइम लिमिट है। क्वेश्चन मत लिखना, ओनली आंसर चाहिए। शौर्य सीधे हो जाओ।
आ गया क्या? कौन सा? 1618 आ रहा है? हाँ तो 2-3 का आ रहा है तो करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर लिखा नहीं मैंने। वन 1618 इज करेक्ट। ठीक है, कितने लोगों का आ गया? ठीक है, इधर से किसी का नहीं आया? करो जल्दी जल्दी करो, 1-2 मिनट और है। तुमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? इस वाली को, इसका क्या किया तुमने? इसको कैसे डील किया, क्या लॉजिक था? और कॉमन ले लिया है ना, वो कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। वो वाला स्टेप नहीं करोगे तो लेंदी जा रहा है क्वेश्चन। ये मुझे याद आ गया, लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही किया था। तो देखेंगे एक बार सब लोग, जैसे ये इक्वेशन है ना, जैसे सी वेक्टर आपका अननोन वेक्टर है, अगर आप लेफ्ट में भी सॉल्व करोगे राइट में भी सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। तो इसके लिए तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। अगर आप राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ऐसा आएगा वहाँ पर, और माइनस टाइम्स वो वाली चीज़ आएगी। तो माइनस को अगर प्लस बनाऊंगा तो आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या उसको? तो जो माइनस साइन आ रहा था उसमें सी वेक्टर इस तरफ लिख दिया। अगर सी वेक्टर उस तरफ चला गया तो दैट मीन्स माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। अब आप क्या करो, सी वेक्टर कॉमन ले लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो बताओ कितना आएगा? a प्लस बी माइनस 2a प्लस 3b। अब बताओ फाइनल क्रॉस c इज 0। तो बताओ कितना आएगा ये वेक्टर? 4b माइनस a लिख दें क्या? क्रॉस c वेक्टर इज 0, सही लिखा है? ठीक है। अब देखो इतना उसने लिख दिया। अब इसके बाद 2a प्लस 3b डॉट c भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर पूछा हुआ है। वैसे इसके आगे क्या किया? कौन है? अच्छा गिवन था पैरेलल कुछ आ रहा है 0 पहले से। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो कि सेम परपेंडिकुलर एक दूसरे के? हाँ, तो उससे b और a के टर्म्स में c को लैम्डा टाइम्स लिख दिया और उससे आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट है। देखो फिलहाल के लिए c वेक्टर 0 हो सकता है क्या? कौन बताएगा? 0 क्यों नहीं होगा c वेक्टर? क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और मैग्नीट्यूड में कहीं 0 लिखा ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड अगर 0 नहीं है किसी वेक्टर का तो 0 वेक्टर तो वो हो नहीं सकता। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो वो दोनों पैरेलल है या फिर उनमें से कोई एक 0 है। c वेक्टर 0 है नहीं, और 4b माइनस a को आप कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा। बताओ ये 44 माइनस 4 तो कितना लिखें? 40 लिख दें, 40 आई कैप, फिर -4 प्लस 1 तो -3 लिख दें, और कितना आएगा? 4k कैप -1 तो 3k कैप लिख दें। ठीक है, 4b माइनस वेक्टर ये है, ये 0 है नहीं, ये भी 0 नहीं है, c भी 0 नहीं है, तो दैट मीन्स पैरेलल होंगे। तो हमने यहाँ से कंक्लूड क्या किया? बोलो नहीं, अभी फिलहाल बोलो नहीं। यहाँ से कंक्लूजन ये था 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज पैरेलल टू c वेक्टर। तो c वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। कर सकते हैं, तो लैम्डा टाइम्स आ जाएगा 40 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब आप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो। डॉट प्रोडक्ट अगर आप 0 ले लोगे c वेक्टर और 2a प्लस 3b का, तो फिर आप फाइनल निकाल लेना, आंसर वहाँ से आ जाएगा। नहीं वैसे c वेक्टर ये है ना, डॉट प्रोडक्ट में भी मैग्नीट्यूड वगैरह से हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो टाइम जितना भी है PYQ सॉल्व करो, सिंगेज सॉल्व करो,